नए कारोबारी साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए कारोबारी साल की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई सारे नियम आप पर लागू हो रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा चिंता या फिर कहें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि आखिर कारोबारी साल में टैक्स की प्लानिंग कैसे करें ताकि टैक्स आपको कम से कम देना पड़े। हालांकि सरकार टैक्स के रेट तो तय कर देती है, लेकिन उसमें कई सारी बारीकियां होती हैं। उन बारीकियों को ध्यान में रखेंगे तो आप टैक्स की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स को बेहतर बचा सकते हैं। आज शो में इस पर खास तौर से चर्चा करेंगे और साथ में टैक्स से जुड़ी हुई आपके जितनी भी उलझने हैं उन सारे उलझनों को सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ शो में जुड़ेंगे हमारे विशेष मेहमान अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत हमारे शो में। मुकेश जी ने कहा है कि हमने बहुत सारे रिसर्च किया और मुकेश जी का वादा है कि ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो कोई नहीं जानता है, तो इसलिए शो को बिल्कुल देखिएगा क्योंकि शो में आपको कई सारी बातें बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर कि नए साल के शुरुआत में कैसे करें टैक्स प्लानिंग ताकि टैक्स की हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा बचत। पार्टनरशिप फर्म के लिए टीडीएस से राहत पाने का क्या है अनूठा तरीका और शेयर पर टैक्स कैलकुलेशन के गणित की क्या है बारीकियां। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुकेश पटेल साहब आपके पास मैं आना चाहूँगा। शो की शुरुआत में हमने दर्शकों को बताया कि नए कारोबारी साल की शुरुआत है। हालांकि हम लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, लेकिन दरअसल हैप्पी तो तब होता है जब जेब पे थोड़ा सा जो है कुछ एक्स्ट्रा आमदनी आ जाए। एक्स्ट्रा आमदनी तो खैर हम लोग करा नहीं सकते, टैक्स बचा करके एक्स्ट्रा आमदनी जरूर करा सकते हैं। तो जो लोग पछताते हैं फाइनेंशियल ईयर के आखिर में जाकर के काश मैं ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता तो हम टैक्स बचा लिए होते, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आप कुछ ऐसे टिप्स बताइए लोगों के लिए, खास तौर से सैलरीड क्लास के लोगों के लिए जो फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही कुछ ऐसी टैक्स प्लानिंग कर लें ताकि साल के आखिर में वाह वाह करें। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो नया साल, वित्तीय वर्ष जो कहते हैं, सबको मुबारक हो। और आपने जो गुरु मंत्र दिया बिल्कुल सही है कि साल के अंत में करने के बजाय साल के शुरू से आप सतर्क रह के अगर प्लानिंग करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़े या न बढ़े, पर टैक्स की बचत से तो आपकी जरूर आमदनी बढ़ेगी। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला और जिसको हम कहेंगे अहम गुरु मंत्र इस साल के लिए है कि कई सालों के बाद मेरे ख्याल से दिस वाज लाइक अ ड्रीम बजट, कि जहां पूरा आपको वित्त मंत्री ने कहा कि भाई अगर 12 लाख से आपकी कम आय है तो जीरो टैक्स। आपको ये भी कहा गया कि आपके जो स्ट्रक्चर्ड रेट्स हैं, समझिए कि 40 लाख तक आपकी इनकम है तो केवल 7,80,000 का इनकम टैक्स है। तो ये जो है इवन ऑन 40 lakhs इट वर्क्स आउट टू जस्ट 19.5%। एक समय था कि जब सैलरीड एम्प्लॉय ये कहता था कि भाई मेरी अर्न इनकम पर अनअर्न इनकम माना कैपिटल गेन से ज्यादा टैक्स बनता है। अब बातें रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि 40-50 लाख तक की अर्नड इनकम पर तो जो टैक्स है वो वास्तव में कम हो सकता है, पर इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये जरूरी है कि अब हम जान चुके हैं कि अब ओल्ड को तो गुड बाय। सरकार ने भी बता दिया कि भाई अब कोई इसमें दम नहीं है, पुरानी स्कीम में जाओगे ये डिडक्शंस वगैरह जो मिलते थे उसका अभी कोई नया मायना नहीं रखेगा। नई स्कीम में इतनी लुभावनी इसको बना दी गई है कि आप उसका फायदा लेते रहे। लेकिन लक्ष्मण जी, जरूरी यह है कि जैसे आपने कहा सैलरीड एम्प्लॉई, तो सैलरी पर तो आपको ज्यादा कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, टैक्स रेट्स का आप फायदा लीजिए, पर आपकी जो बचत है, आप जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो आपके केस में ही रखेंगे तो वो टैक्स होगा 20%, 30% के स्लैब में। इसके बजाय ये सब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की इनकम आप पार्क कीजिए। आपके वाइफ एचयूएफ नहीं है तो मैं तो ये कहूंगा एचयूएफ बनाइए, वाइफ का तो पान होगा, उसमें इनकम का प्लानिंग करिए। आपके पेरेंट्स हैं सीनियर सिटीजन्स, उसके लिए करिए, बच्चों के लिए करिए। आपके परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस इतने हैं कि आपको इनकम ही इनकम चाहिए। मैं तो कहूंगा 1 करोड़ की इनकम पर भी फैमिली में आप जीरो टैक्स का प्लानिंग कर सकते हैं। लक्ष्मण जी,
तो ये फैमिली में बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया आपने कि जो भी प्लानिंग करे, ठीक है सैलरी पर तो टैक्स कट गया, लेकिन जो टैक्स कटने के बाद जो पैसा बच रहा है उसको जो आप बचा रहे हैं तो अपने नाम पर सेविंग ज़्यादा मत करिए, आप अपने फैमिली मेंबर के नाम पर करिए। तो उस पर जो आमदनी होगी उस पर टैक्स की देनदारी उनके इनकम के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये बहुत ही बखूबी आपने समझाया, हमें लगता है दर्शकों के लिए बड़ी काम की चीज़ है ये टैक्स की देनदारी कम करने के लिए। लेकिन एक और चीज़, कई लोग ऐसे भी हैं जो सैलरीड क्लास हैं लेकिन सैलरी के साथ साथ अलग अलग कुछ कुछ आमदनी कर रहे होते हैं, या फिर कोई छोटे कारोबारी हैं, तो उनके लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिए लगे हाथ। जी, उनके लिए तो लक्ष्मण जी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अब सोचिए कि आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, अगर उनके नाम से आप छोटा मोटा कारोबार करेंगे, इवन जीएसटी के दायरे में आप जानते हैं कि 40 लाख तक कोई जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी भी भरने की आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की जो इनकम है आफ्टर एक्सपेंसेस, उस पर 0 टैक्स होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो प्लानिंग का फोकस रखना है, जिसको हम एक कहावत है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो पहले क्या होता था, एक बंदा अपनी इनकम कमा के उसमें से ढेर सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस लेता था। अब एग्जम्पशंस डिडक्शंस ज्यादा नहीं है, तो छोटे छोटे एकमों को आप बनाइए, 12 लाख के दायरे में रखिए। इवन एचयूएफ है या कोई ट्रस्ट है, उसके द्वारा आप 4 लाख तक की तो बेसिक एग्जम्पशन है। तो ये सब फायदा लेते हुए लक्ष्मण जी, वेदर यू आर अ सैलरीड, वेदर यू आर इवन इन्वेस्टर, कैपिटल गेन पर समझिए 20% शॉर्ट टर्म गेन है, आप करेंगे तो आप अपने ब्रैकेट में 20% में आ ही जाएंगे, क्योंकि यू आर टैक्सेबल इनकम। पर 4-4 लाख के आपके जितने फैमिली के यूनिट्स हैं, उसमें ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाएगा तो टैक्स रहेगा 0। तो ये जो है ना, ये साल की शुरू से आपको तय करना है कि कौन से केस में हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट इनकम, सेविंग्स वगैरह का प्लानिंग करेंगे। दैट इज द सीक्रेट टू द गोल्डन टैक्स प्लानिंग। अरे वाह, मैं सोच रहा था कि आपके पीछे इतनी सारी किताबें जो रखी रहती हैं टैक्स को लेकर के, तो उसका फायदा दर्शकों को किस तरह से मिलता होगा। अब समझ में आया है किताबों को का असर जो है कैसे आपके एक्सप्लेनेशन में पड़ता है। बहुत अच्छा आपने समझाया, मुझे लगता है कि इसका फायदा हमारे दर्शक बखूबी उठाएंगे। और अभी साल की शुरुआत है, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। मुकेश पटेल साहब आते हैं हर महीने, तो बताएंगे और भी कोई क्लैरिटी लेनी चाहिए होगी। तो इस बीच हमारे साथ कई सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहाँ राम प्रकाश ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है आपके पास मुकेश पटेल साहब। सवाल ये है जी ऑफ मार्केट के ट्रांसफर में हमने विद इन फैमिली मेंबर्स में ट्रांसफर किया था तो कुछ शेयर, ठीक है, और बिफोर 1 ईयर उसमें से कुछ पार्ट सेल कर दिया, तो वो उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, और वो शॉर्ट टर्म रहेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा बिफोर 1 ईयर। अगर डेट ऑफ ट्रांसफर देखें तो बिफोर 1 ईयर है, अदरवाइज शुरू में जो खरीदे थे वो बहुत साल हो गए। 31 जनवरी 2018 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, रहेगी या जिस दिन ट्रांसफर किया था उस दिन। ठीक, अच्छा सवाल है। ओके जी जी जी। अच्छा, मैं जो आपने सवाल भेजा उसको पढ़ते हुए मुझे जो ध्यान आया वो मैं ये समझता हूं कि आपके फैमिली के अलग अलग डीमैट अकाउंट्स थे, और एक डीमैट अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपने ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स किए। अब आपकी दुविधा यह है कि ये जो नए अकाउंट में जो शेयर्स पुराने अकाउंट से ट्रांसफर किए, तो वो नए में आए, उसके बाद मान लीजिए 1 साल नहीं हुआ है, तो इसको क्या शॉर्ट टर्म माना जाएगा, उस पर वो टैक्स का रेट लगेगा? तो इसका जवाब ये है कि डीमैट अकाउंट में कब शेयर आया ये नहीं, लेकिन ये शेयर आपने कब एक्वायर किया था। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने एक्वायर किया है एक डीमैट में, फिर ऑफ मार्केट ट्रांसफर करके दूसरे या तीसरे डीमैट में वो घूम के फिरते रहते हैं, पर जब एंड में आप सेल करते हैं तो आपको देखना यह है कि आपने सबसे पहले ये कब एक्वायर किया था। तो अगर वो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 12 महीने से ज्यादा है, तो आपके लिए कोई शॉर्ट टर्म गेन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इट विल बी लॉन्ग टर्म गेन। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने ऑफ मार्केट ट्रांसफर से कोई गिफ्ट की,
या आपको और तरीके से आए कि जहां आपकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो प्रीवियस ओनर की है वो गिनी जाएगी। आपने जैसे बताया 31 जनवरी 2018 के पहले के शेयर्स लिए हुए हैं तो ग्रैंडफादरिंग का आपको फायदा मिल सकता है, और 31 जनवरी की जो प्राइस है उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो लक्ष्मण जी, इनके लिए उनके सवालों का ये जो मैंने दायरा बताया उसमें सब जवाब आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। हमारे साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं, इनसे मैं सवाल हूँ, लेकिन अभी आप बोल रहे थे मुकेश पटेल जी, मैं देख रहा था गले में आपने कुछ पहन रखा है वो जैकेट के ऊपर, वो क्या है? क्या अब इसके लिए कुछ नई चीज दिख रही है मुझे? आज लक्ष्मण जी, वो आज सुबह ही हमारा एक मैं भारत में जापान का ऑनरी कॉन्सल हूँ। इनफैक्ट आई एम द फर्स्ट ऑनरी कॉन्सल ऑफ जापान इन इंडिया इन ऑल दीज इयर्स, क्योंकि जापान इंडिया रिलेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज एक वहाँ के फंक्शन से मैं सीधा आया। तो ये मेरा जो इसको इंपीरियल मेडेलियन कहते हैं वो अभी यहाँ चमक रहा है, शायद उसी की चमक है। पर यह चमक ऐसी है जिससे हम जैसे टैक्स प्लानिंग का अभ्यास करें और कैसे बचाएं, तो उसी तरह की ये चमक है। क्या बात, मतलब टैक्स के अलावा भी बहुत कुछ आप करते रहते हैं। वाह, अच्छा ये भी पता चला हम लोगों को। चलिए अनिल जी से सवाल लेते हैं। अनिल जी जुड़ चुके। अनिल जी नमस्कार। हाँ लक्ष्मण जी और मुकेश पटेल जी, कांग्रेस आपका प्रोग्राम में हमेशा देखते रहता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग रहता है। थैंक यू भैया। हाँ, मेरा क्वेरी ये था, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा नाम अनिल लिलवा है, मुंबई से। हाँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख तक की कर दी गई है। हाँ। तो मुझे पूछना था, अगर मेरी एस्टिमेटेड इनकम 12 लाख से कम है, लेकिन 4-5 लाख की जो फर्स्ट स्लैब है उससे ज्यादा है, तो क्या मैं फॉर्म 15H फाइल कर सकता हूँ क्या? क्या बात। लक्ष्मण जी, अनिल जी का सवाल है। मेरे ख्याल से भारत के लाखों सीनियर सिटीजन्स, शायद करोड़ों में भी ये संख्या जाती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि उनका बिना जरूरत टीडीएस कटे नहीं और वो अपना एक एक रुपया कंजर्व कर सके। तो अनिल जी, आपके लिए खुशखबरी, आपके और आपके जैसे हमारे जितने दर्शक हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि इस साल 12 लाख तक 87A का रिबेट जो है उसकी जो लिमिट है वो 60,000, क्योंकि 12 लाख पर नॉर्मल इनकम पर 60,000 का टैक्स होता है, आपका पेंशन, आपका इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, ये सब गिनते हुए। तो 60,000 का रिबेट मिलते हुए 12 लाख तक की आपकी इनकम पर टैक्स हो जाती है 0। अब 15G के लिए अलग नियम है। नॉन सीनियर्स में 4 लाख की आपकी नए स्कीम में आप हैं तो लिमिट क्रॉस होती है तो टीडीएस कट जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए 15H में, अगर आप 15H के फॉर्म में जाते हैं, उसमें एक नोट नंबर 10 है जिसका एक प्रोविजो है, बहुत स्पष्ट तरीके से 2019 से ये इन्होंने यहां एडिशन किया है और लिखा है कि 87A का रिबेट लेते हुए अगर सीनियर सिटीजन के केस में कोई टैक्स की जिम्मेवारी नहीं रहती है तो जो टैक्स का डिडक्टर है वो ये फॉर्म 15H देने पर टैक्स काटेगा नहीं। तो कई लोग ये कहते हैं कि मुकेश भाई हमारे केस में ये बैंक या कंपनी मानती नहीं है, उनको ये नोट बताइए कि ये नोट में ऑब्लिगेटरी है, आपके लिए लिखा गया है कि 87A का रिबेट मिलते हुए मैंने 15H दिया है। 12 लाख तक 0 है, लास्ट ईयर 7 लाख था, उसके पहले 5 लाख था। तो ये सब फायदा लेते हुए आपको 12 लाख तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं कटना चाहिए। और लक्ष्मण जी, आप बता रहे थे नए साल की शुरुआत में क्या करना चाहिए, तो सब सीनियर सिटीजन्स को ये 15H 15H सब इंस्टीट्यूशंस जो डिविडेंड देती है, बैंक्स इंटरेस्ट देती है, उनको समय सर ये ऑनलाइन सुप्रत कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये कर दीजिए। एंजॉय द जीरो टैक्स बेनिफिट। बिल्कुल ये कर दीजिए। और कई बार आपके जो डिडक्टर उनको पता नहीं होता है, तो जो डिटेल इन्होंने बताया वो डिटेल उनको बताइए कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है, तो कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। वडोदरा चलते हैं। HS चांदवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चांदवानी साहब नमस्कार।
नमस्कार सर, लक्ष्मण राव आपको नमस्कार, मुकेश जी को जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताया जाए क्या उलझन है? नमस्ते नमस्ते भैया। मेरा इशू है, आई हैव इनहेरिटेड शेयर्स फ्रॉम माय मदर। हम्म, वो जो 31 जनवरी 2018 से वाले मैंने इनहेरिट किए हैं, अभी मुझे वो बेचने हैं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा और LTC क्या होगा उसके ऊपर। दूसरा ये कि मेरे को अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड मिले हैं अभी, जिस पर ऑलरेडी 20% उन्होंने TDS काट लिया है, तो अभी मेरे पर वो टैक्स, मुझे उस पर टैक्स देना है कि नहीं? मेरा 2 पार्ट है सर। ठीक है जी, अच्छा, दोनों बातों का बिल्कुल हम संक्षिप्त में पर सही आपको इसका उपाय बताएं। तो जो इनहेरिटेड शेयर्स हैं, हालांकि आपके केस में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 0, पर नियम ये है कि इसको लॉन्ग टर्म इसलिए माना जाएगा क्योंकि जो मदर का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी आपके केस में होल्डिंग का पीरियड माना जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो जाएगा वो, और मदर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। अगर 31 जनवरी 2018 पहले के शेयर्स हैं तो वो ग्रैंडफादरिंग का फायदा भी आपको मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म होगा और उसके आधार से आप उसकी गिनती करके टैक्स भरेंगे। दूसरी बात आपने ये कही कि मदर के केस में कुछ डिविडेंड्स आए थे, जो डिविडेंड्स पर TDS कटा है। अब वो अकाउंट 26 AS में मदर के केस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब उनके केस में आइदर बिफोर और आफ्टर डेथ उन्हीं के अकाउंट में गए हैं। तो इस केस में आप एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव LR की हैसियत से मदर का रिटर्न उनके देहांत बाद भी भर सकते हैं और इसका रिफंड आप ले सकते हैं। तो इसके आधार से आप आगे बढ़िएगा। चलिए, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन यहाँ पर दूर हो गई होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समझाएं कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं तो TDS से कैसे बच सकते हैं या फिर TDS की देनदारी को कैसे आप कम कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही एक अनूठा तरीका ढूंढ निकाला मुकेश पटेल जी ने, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश जी, सवाल तो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो कम से कम 80 से 90 लाख लोगों के लिए ये फायदे का सवाल होगा, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप फर्म वाले हैं ना, वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने मुझे बताया कि इनकी संख्या टैक्स रिटर्न के हिसाब से देखो तो इस साल 9 लाख रही, तो 9 लाख रही तो 4-5 के हिसाब से औसत मान लिया जाए तो करीब 50-60 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो मेरा समझना है कि जो TDS में राहत दी गई थी बजट के दौरान, या फिर TDS को सिंप्लीफाई किया गया था, उसमें इनको शामिल किया नहीं गया था। तो कई सारे मुद्दे आए कि इनको कैसे TDS से राहत मिल सके। तो आपको लगता है कुछ गुंजाइश है क्या कि ये TDS बचा सकते हो या फिर TDS की देनदारी को टाल सकते हो, कुछ ऐसा है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो द करेक्ट फिगर, हालांकि आपने बताया उससे कहीं ज्यादा है, माना 16 लाख पार्टनरशिप फर्म्स लास्ट ईयर उन्होंने अपने टैक्स के रिटर्न्स भरे। अब उनके लिए एक नई जिम्मेवारी सेक्शन 194T में आ गई है TDS की, जो सुविदित है। हम तो टैक्स गुरु में ये गुरु मंत्र देना चाहते हैं कि भाई आप TDS आपके लिए TDS न बने, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कानून के दायरे में रहकर आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सबसे सरल उपाय ये है लक्ष्मण जी, अगर फर्म अपने हर एक पार्टनर को साल में 12 बार 12 टाइम्स इन अ ईयर सैलरी, रेम्यूनरेशन वगैरह देती रहेगी, तो हर बार आपको TDS काटना होगा, भरना होगा, उसका स्टेटमेंट, उसका चालान, रिटर्न। तो ये काफी परेशानी वाली बात हो जाएगी, पर्टिकुलरली फॉर दी स्मॉल टैक्स पेयर्स एंड स्मॉल फर्म्स। तो इसका एक बहुत उम्दा रास्ता है, प्रैक्टिकल रास्ता है, कि ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर जो है वो हर महीने फर्म से केवल सैलरी के तौर से पैसा ड्रॉ करे, क्योंकि उसको पैसे की तो जरूरत है, पर वो अपने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉल के स्वरूप से पैसा उठा सकता है। दैट कम्स आउट ऑफ हिज टैक्स पेड प्रॉफिट। तो जब देयर इज अ डिफरेंस, 194T कहता है कि अगर आपको सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट मिलता है तो TDS कटना है,
पर अगर आप अपने कैपिटल अकाउंट से अगर आप खुद के पैसे उठाते हो तो उसमें कोई टीडीएस नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सैलरी का डिडक्शन तो फर्म को भी लेना ही है, तो इंस्टेड ऑफ 12 टाइम्स अ ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में अगर आप सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन उसकी एक एंट्री करके उस टाइम पे एक ही बार टीडीएस काट लें तो साल में कई बार फर्म पेमेंट करता रहे पार्टनर्स को। विड्रॉल के तौर से पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, फर्म को टीडीएस नहीं लगेगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर एक बार कानूनी तौर से आप अपनी जिम्मेवारी उठा लें। तो दिस इज अगर इसको अगर इसको मुकेश पटेल साहब थोड़ा सा किसी एग्जाम्पल के जरिए समझा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि दर्शक हैं, टीडीएस का मामला है, वो भी पेचीदा है और पार्टनरशिप फर्म भी पेचीदा है। हाँ, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए सैलरी जो है वो आपके बुक प्रॉफिट पर डिटरमिन होती है। अब आपका जो बुक प्रॉफिट है उसके आधार से मान लीजिए आप पार्टनर्स को सैलरी 10 लाख की दे सकते हैं, और आपने एक पार्टनर को हर महीने 1 लाख के हिसाब से 12 लाख की सैलरी दे दी। 1,20,000 काट लिया, 12 लाख पार्टनर को दे दिया, फर्म को मिलेगा केवल 10 लाख का डिडक्शन। तो इस केस में पार्टनर के केस में मिसमैच आ जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल जो फर्म को डिडक्शन मिला है उसके आधार से अगर 10 लाख की इनकम दिखाएगा तो वो इनकम पर टीडीएस तो उसका 1,20,000 कटा है, और 12 लाख की इनकम वो दिखाता नहीं है क्योंकि फर्म ने भी वो डिडक्शन नहीं मांगा है। तो ये जो एनोमली है ये भी जो खड़ी होती है, तो लक्ष्मण जी इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि द बेस्ट थिंग टू डू इज एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन की जो भी एंट्री करनी है करिए। ड्यूरिंग द ईयर 11 महीने आप आराम से बिताइए। बिल्कुल, तो ये एक तरीका है खासतौर से पार्टनरशिप फर्म के लिए जो टीडीएस देते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए। तो बहुत ही बखूबी से आपने समझाया और बहुत ही बेहतरीन तरीका है जो ये मुकेश पटेल जी निकाल सकते हैं ऐसे तरीके को। चलिए फिर से चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। कर्नल रोहित अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रोहित साहब बताएं क्या उलझन है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट ऑफ जी, ऑल good आई afternoon. अप्रिशिएट यू कि आपकी मदद से बहुत लोगों को बहुत फायदा होता है। Oh, thank you so much. अवेयर। थैंक यू सो मच। बताएं उलझन क्या है? मुझे आपसे गाइडेंस ये चाहिए थी कि मेरे फादर जो हैं वो उन्होंने मुझे कुछ मनी जो है वो ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट से, एंड आई वांट टू पास दैट ऑन टू माय डॉटर। तो वो मेरे अकाउंट में आएगा और मेरे अकाउंट से मेरी डॉटर के अकाउंट में चले जाएगा। क्या इसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशन आएगी? सेकेंड इज कि मुझे इसके लिए क्या कोई स्टैम्प पेपर या गिफ्ट डीड जो है वो बनवानी पड़ेगी? क्योंकि मैंने गिफ्ट डीड बनवाई थी, बट सिंस मैं बाहर पोस्टेड था तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से वो पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाया हूँ। तो जो मैंने गिफ्ट डीड बनवाई है वो मेरे को अपने अकाउंट से डॉटर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। जी मुकेश। बिल्कुल कर्नल साहब, आपके पिताजी ने आपको कुछ पैसा दिया जो आप अपनी डॉटर को गिफ्ट कर रहे हैं, तो बिटवीन योर फादर एंड यू एंड योर डॉटर ये सीधा एक रिलेशनशिप ऐसी है कि इस पर जब एक दूसरे को पैसे देते हैं, गिफ्ट के तौर से भी देते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट द टैक्स एस्पेक्ट। सेकेंडली, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जरूरी कहीं भी लिखा नहीं है कि यू नीड अ गिफ्ट डीड। ओनली कंफर्मेशन, अगर कोई पूछता है आपके डॉटर को कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, तो वो कहेगी मेरे पापा ने दिए। आपको पूछेंगे तो आपने कहेंगे मेरे पापा से मिले। तो सिंपल कंफर्मेशन, एक 3 लाइन आप एक कागज के पर्ची पर लिख दीजिए और दे दीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। कोई गिफ्ट डीड की आवश्यकता नहीं है। चलिए कर्नल साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये रहा कर्नल साहब को सुझाव। और मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही बखूबी जवाब देने के लिए। और टैक्स रूल में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख दीजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।